नाज़रीन, स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% तक कमी करने का ऐलान सामने आया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि मुल्क में शरह सूद 13 से कम करके 12% कर दी है। मुल्क में महंगाई की शरह में बतदरीज कमी हो रही है। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% तक आ गई है। रवा माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख सरप्लस रहा। दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट खसारा 58 करोड़ 20 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। मुल्क में मजमूई सर मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर रहे हैं। उम्मीद है इस माह में महंगाई की शरह में मजीद कमी होगी। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुशखबरी सुना दी है पाकिस्तानी अवाम के लिए। उन्होंने कहा कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की कीमत कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कहा कि अखराजात कम कर रहे हैं और इसमें PWD करप्शन का मनबा था जिसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। यकीन दिलाता हूं कि हुकूमत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर कर रही है। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा। और उन्होंने पाकिस्तान रेलवेज की जमीन जो है वो निजी शोबे के ताउन से कारोबार के लिए इस्तेमाल करने की भी हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब उन्होंने उनकी जेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से इजलास हुआ और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज की जमीन जो है वो निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस पर बात करेंगे और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बात करेंगे कि उसके सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गई हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से उनके एडवोकेट जो है खालिद यूसुफ चौधरी, उनकी जानिब से ये अपीलें दायर की गई। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली आसिफ बग्गा साहब ने। बग्गा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना मुमताज महमूद मून खान साहब ने। ईरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बग्गा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुशखबरी भी सुना दी है। शरह सूद में इजाफा जो है, कमी जो है वो भी सामने आ रही है। माजी में देखा कि वो इजाफा होता जा रहा था, अब वो कह रहे हैं महंगाई भी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी, बिजली की कीमतों में भी कमी होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात ये कि अभी पिछले दिनों में ये प्राइसेस बढ़ाई भी हैं, कमी होने जा रही है, आता है हमेशा लिखा हुआ, प्राइसेस बढ़ गई हैं लिखा हुआ है। तो जो हो चुका होता है हम तो उसको देख रहे हैं। जो ये कहते हैं हो जाएगा, होने जा रहा है, जब तक वो हो ना जाए मैं नहीं समझता कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये तो काफी अच्छे से कह रहे हैं कि हम नीचे लाएंगे, लेकिन हर कुछ दिनों के बाद तो लगता है इतने पैसे और इतने रुपए और बढ़ गए पेट्रोलियम मसनूआत में, बिजली के रेट में इतना इजाफा हो गया, हाँ टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसमें हो रहा है। तो ये चीजें जब तक हो नहीं जाएगी, जब तक एक आम आदमी को इनकी सो कार्ड जो मीशत में मजबूती का दावे का बेनिफिट नहीं मिल जाता, तब तक हम इस पे यकीन नहीं कर सकते। गाह गिरेगी तो हम असल सुनते आ रहे हैं, मैं नहीं समझ सकता इस दावे के बारे में कोई यकीन करना चाहिए। राना साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी जो है वो कमी होने जा रही है, फिर शरह सूद जो है उसमें भी कमी का ऐलान कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बदी साहब। ये तो खैर सारी कौम देख रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने और मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक जो उन्होंने वर्क शुरू किया था जब ये गवर्नमेंट मिली थी, तो उसमें ज़ाहिर है बहुत से मुश्किल फैसले भी करने पड़े, लेकिन उसके इंशाल्लाह ताला को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी हमारी इकॉनमी सही डगर पे चल पड़ी है और इंशाल्लाह ताला ये आम आदमी को आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीफ मिलता नजर आ रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी मिलेगा जरूर। जैसे कि पंजाब में भी आप देखें कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह से जो प्रोग्राम शुरू किए हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, पंजाब की अवाम के लिए, तो वो भी काफी अप्रिशिएटेबल है। उसके अलावा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह मेहनत की है, दिन रात मेहनत करके उनकी पूरी गवर्नमेंट ने, उनकी काबीना ने, और ये हमारे मुल्क को एक सही नजर पे चला दिया है।
भगत साहब, राणा साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मेहनत रंग लेके आ रही है और मुल्क दुरुस्त समत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सही डगर पे चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप देख लीजिए, इन्होंने दावा किया था, इन्होंने साफ सुथरा पंजाब के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और उस प्रोग्राम के तहत पंजाब को साफ सुथरा बनाना था। आप अगर ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हैं तो हमारे हलकों में जहां हम रहते हैं, हम जाके देखते हैं तो वली से इस तरह हो जाता है। आप अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, वैसे तो ये पूरे मुल्क में जनरलाइज कर सकते हैं कि सफाई और सुथराई का निजाम जो पहले था इतना उससे भगत साहब, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। जी जी आवाज आ रही है? जी जी भगत साहब, आप कंटिन्यू करिएगा। जी रान साहब, आपको आवाज आ रही भगत साहब? जी मैं जी क्लियर नहीं आ रही है। जी भगत साहब, अब कंटिन्यू करिए। अभी ये बताइए कि अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी अब बेहतर है, बेहतर है जी। जी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्होंने जब कहा कि साफ सुथरा पंजाब के नाम से हम एक जो प्लान है, मनसूबा जो है लॉन्च कर रहे हैं और उसके नतीजे में पंजाब जो है वो चमकता हुआ और दमकता हुआ नजर आएगा और यहाँ से कूड़े करकट के और फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी जाके देखते हैं, आप यकीन कीजिए कि मोहल्लों में लोगों का मसाजिद तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं है साफ रास्ते से गुजर के। कीचड़ से शलवार ऊपर करके टकने चढ़ा के मस्जिद में जाके पैर धोते हैं बेचारे, वुजू करते हैं, फिर जाके दोबारा नमाज पढ़ते हैं। पंजाब में सफाई का जो पंजाब का इंतजाम है वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है कि इनसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा। मैंने फ्लोर ऑफ द पंजाब असेंबली में एक दफा ये पॉइंट आउट किया, मेरे अपने शहर में मैंने उन्हें बताया था कि हमारे शहर में इतना बुरा हाल है कि किसी मेन होल पे ढकने नहीं है। आप उसको बड़ा बड़ा अच्छा हो सकता है। वो ठीक 14 दिन के बाद एक मेहनत कश बेचारा मेन लाइन में गिरा और उसकी लाश डिस्पोजल में 1 किलोमीटर दूर बरामद हुई जाके। ये तो इनका साफ सुथरा पंजाब है। जब ये दावा करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, आप यकीन जान लीजिए कि रिजल्ट बिल्कुल उलट होगा, क्योंकि ये एक तो बदनीयत लोग हैं, दूसरा नायल लोग हैं और सिर्फ टेकटॉक के जरिए हुकूमत चलाना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज हैं उनको यकीनन उसके बड़े अच्छे समाधान मिल रहे होंगे। इनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो पहले ही माशाल्लाह बहती गंगा में हाथ धोने के बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको यकीनन बड़े मुस्बत असरात मिले, उनकी मईशत यकीनन बहुत बेहतर हो रही होगी। लेकिन हमने देखना ये है कि एक आम आदमी जो गुर्बत का सताया हुआ है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बेचारा रह रहा है, जिसको पीने का पानी नहीं मिलता, खाने को खाना नहीं मिलता, जिसको कोई भी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है, बिजली की तरफ बटन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसको उसके आपको पहले झटका लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कितना बिल आएगा। गैस के भी यही हालात है। जब तक उस गरीब आदमी को वो रिलीफ नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करता है, हम कैसे मान लें कि इनके दावों में तो दम कम है। आज तक तो कोई दावा पूरा होता नजर नहीं आया। हाँ, गा गे और घी में जो फ्यूचर दिखाते हैं ये बड़ा खूबसूरत होता है। आई अप्रिशिएट। अच्छा भगत साहब, जिस तरह से आपने बात की कि साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम मरियम साहबा ने शुरू किया, लेकिन उस पर भी उस तरह से हर जगह पे अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने अपने इलाके की मिसाल भी दी। बात यह भगत साहब, आपके बकौल ये नाअहल लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है। आपके लीडर बानी पीटीआई के बकौल ये चोर डाकू लुटेरे, फिर इन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों? इनसे कभी बात ना करने का दावा किया गया और बड़े पुख्ता जो है वो उस पे इरादे के साथ ये कहा गया था कि इनके साथ कभी डायलॉग नहीं होगा, फिर इन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों? बड़ी जबरदस्त आपने बात की। अब बड़ी साहब आपके देखिए, हम जो कहा करते थे आज वो साबित हुआ कि नहीं। हम ये कहते थे कि ये लोग, हम इन लोगों के साथ मुज़ाकरात इसलिए नहीं करना चाहते, ना सिर्फ ये कि चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, करप्ट हैं, वो तो चले इनके लिए नॉर्मल बात है, ये है ही। असल बात यह है कि हम ये कहते थे कि इनके पास वो अब आपने भी नॉर्मल बात समझ के तो ऑन द टेबल आ गए, ऑन द बोर्ड आ गए आप भी। जी मैं वही बताना चाहता, हम ये कहते थे, हम एक और चीज साबित करना चाहते थे। हम हमेशा कहते थे कि ना इनके पास इख्तियार है, ना इनको इनमें ये हिम्मत है कि बैठ के डायलॉग करें, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं वो पीछे बैठे हैं। जब तक वो नहीं कहेंगे ये कोई डिसीजन ले नहीं सकते। हम इनसे इसलिए डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं थे कि us it was a wastage of time, but then हमें बहुत सारे पूरी पॉलिटिकल पावर ने कहा यार सियासतदान डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करते हैं, करने चाहिए। अच्छा हम प्रूव करना चाहते थे। भगत साहब, आर यू श्योर कि इस वजह से डायलॉग नहीं किए जा रहे थे कि इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, कि इनके पास अथॉरिटीज नहीं? बिकॉज इनके पास इख्तियार नहीं था, बिकॉज ये लोग ये अपने फैसले पे खड़े खुद नहीं कर
सकते हैं। ये अपनी छोटी से छोटी अपॉइंटमेंट, इवन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट इनकी अपनी मर्जी से नहीं हो सकती हैं। तो हमारे साथ डायलॉग करके इन्होंने क्या कमिटमेंट करनी थी और उसको ऑनर किसने करना था? जब हम डायलॉग में बैठे तो आपने वो पहले 2-3 जो अदवार हुए, आपने देख लिया कि इनका रवैया कितना गैर संजीदा था। ये अंदर बात करते थे, बाहर आके हूटिंग शुरू करते थे। अच्छा, ये काम कहना नहीं चाहिए, लेकिन निराशियों वाला काम एक सुलझे हुए और उस लेवल की सियासतदानों को बिल्कुल सूट नहीं करता। अगर उन्हें वाकई संजीदा डायलॉग करना थे तो वो डायलॉग करते और उस पे ज़ाहिर उस पे जो कमेंट्स होते वो जिम्मेदाराना होते। ये लोग जब डायलॉग्स करके निकलते थे तो इतने गैर जिम्मेदाराना इनके कमेंट्स और रिमार्क्स होते थे जैसे मजाक हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि इनके पास उस छठे करने के अलावा कोई बात थी नहीं, क्योंकि इनको पता था कि इनके पास इनके पल्ले कोई चीज नहीं, कोई इख्तियार नहीं है। इनको किसी ने पूछना भी नहीं है कि डायलॉग तुम किधर लेके जा रहे हो, होना वो है जो ले जाने वालों ने जिधर लेके जाना है वो उधर ही जाना है। अच्छा बगा साहब, तो ये बेचारे अपना माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस स्टांस से पीछे हटी कि हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। Am I right? मैंने बिल्कुल नहीं, हम पीछे नहीं हटे, हम उसी जगह पे थे, लेकिन हमने ये प्रूव किया अपने इस एक्ट के प्रूफ जरिए करने के लिए स्टांस से जो पीछे हम हट गए। कहते थे वो दुरुस्त है। देखिए, पॉलिटिक्स में बात जब हम देखते हैं कि एक नैरेटिव कुछ शरीफ लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो उसको समझाने के लिए बिकॉज ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं ना, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है। हम अपने उन जो नादान दोस्तों को ये बताना चाहते थे कि जो हम कह रहे हैं हकायक वही है। हम इनके साथ बैठ गए और आपने देख लिया 3 मीटिंग में जो इनका रवैया था, पता लग गया कि इनके पल्ले बात कुछ नहीं है, सवाई हसीस छठे के ये कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमने कॉल ऑफ कर दिए मुज़ाकरात। हमने कहा ठीक है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो चुके थे बुरी तरह कि ये ना तो सीधा डायलॉग करना चाहते हैं ना कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इनके पास इख्तियार नहीं है। मैं एक बात हर बार रिपीट करता हूँ, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये भी जानते हैं। इनकी वो आनियां जानियां जो होती है ना, जैसे वो मैं वो कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल आप समझ गए कि इनकी सिर्फ आनियां जानियां देखनी होती हैं। इनके पल्ले इख्तियार नहीं है। इन्हें तो जो डिक्टेशन आ जाएगी, जो कागज आ जाएगा, वो इन्होंने अप्रूव करना है और उस पर अमल करना है। वही डायलॉग होंगे जो कोई और करेगा। अच्छा भगत साहब, दूसरा ये कि जिस तरह से बैरिस्टर गोहर साहब ने मुलाकात की अली अमीन गंडापुर साहब के हमरा, फिर आके वो प्रेस ब्रीफिंग और वहाँ पे जो पॉइंट्स बैरिस्टर गोहर साहब ने रेज किया और उस पर फिर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो खबर आई और उसकी तरदीद की गई कि ये तो सिक्योरिटी उमूर के हवाले से मुलाकात थी, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो स्टांस, फिर उस पे क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखें, सिक्योरिटी इश्यूज पे मीटिंग्स। जी रना साहब, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपकी तरफ आता हूँ भगत साहब के बाद। जी भगत साहब। जी सिक्योरिटी उमूर, चूंकि गंडापुर साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और जहां जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज कभी ना कभी कहीं ना कहीं रेज होते रहते हैं, यू नो इट वेरी वेल। अच्छा, उसमें सिक्योरिटी इदारों के साथ उस बुनियाद पे जो मीटिंग्स हैं, दैट इज नॉर्मल। और चूंकि हमारे जो चेयरमैन मौजूदा हैं पार्टी के, अपना बैरिस्टर साहब, वो भी केपीके से ही ताल्लुक रखते हैं और एक पार्टी के इस वक्त चेयरमैन भी है हमारी पार्टी के। तो उन डिस्कशन में उनकी अगर ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई अजीब बात है, रूटीन में होती रहती है। अगर कोई उसमें कहता है कि फलां से ऐसी बात हुई है तो ऑफिशियली तो ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन मे बी के जब चंद लोग बैठते हो तो जब मेन कोर्स पे बात होती है तो साइड की 2-4 चीजें भी शायद डिस्कस हो जाती हूँ। तो इस ये कोई इतनी अहम बात नहीं है जिसको मेरा ख्याल है। सरप्राइजिंगली गोहर साहब के जो बयान है, मैं कुछ अगर स्टेटमेंट्स एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके सामने रखूं तो उनकी ये स्टेटमेंट थी कि अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बातचीत हुई है और अब मस्बत नताइज नजर आएंगे। सिक्योरिटी अमूर के हवाले से बातचीत नहीं की गई थी, बल्कि फिर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो अल्फाज और स्टेटमेंट आई वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी अमूर के हवाले से मुलाकात हुई थी, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, सियासत के हवाले से बात करने की कोशिश की गई। उनको कहा गया कि वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करें, हमारे साथ नहीं। सर ठीक है, एक मौक़िफ़ हुआ है जो आपके सामने है बैरिस्टर साहब का, एक वो मौक़िफ़ है जो आप दूसरा बयान कर रहे हैं। एक वो है जो आप भी तस्लीम करते हैं और हमें भी करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बैरिस्टर गौर साहब ने जो बात की है मैं बिल्कुल उसको सेकंड करता हूँ, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी की अगर मैंने पहले कहा कि एक मीटिंग अगर सिक्योरिटी के लिए हुई, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुई और उसमें एज एन एडिशनल साइड डिस्कशन कुछ और टॉपिक डिस्कस हो गए, दिस इज वेरी नॉर्मल, हो जाया करता है और वो हुआ होगा। लेकिन अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में अगर वो कुछ और कहना चाहते हैं, दे हैव ऑल द राइट्स नॉट टू एक्सेप्ट, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड चीजें तो नहीं है।
मिनट्स ऑफ मीटिंग तो किसी के पास भी नहीं है ना। ठीक है। जी राणा साहब आप किस तरह से कहते हैं ये फितना है, ये मुल्क दुश्मन है, बैरूनी एजेंडे के मुताबिक और उसके तहत काम कर रहा है, और ये बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है, इसको जो है वो फितने को ख़त्म करना पड़ेगा, इसकी पार्टी को बैन करना पड़ेगा, आज उन्हीं के साथ डायलॉग क्यों? आप क्यों काट दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। बगा साहब क्या कह रहे हैं? साबित हो चुका है कि वो फितना है। आप क्यों काट दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। ये फितना नहीं है। रान साहब थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज कम सुन पा रहा हूँ। जी रान साहब। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जो वो फितना नहीं है। ये फितना पार्टी है, साबित कर चुकी है। इनका जितना, जैसे भी आप पॉलिटिक्स देख लें, जब से ये स्टार्ट हुए, फितना के अलावा इन्होंने क्या किया है मुल्क के? सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, ये डायलेक्ट की बात कर रहे हैं आप, तो डायलेक्ट तो जाहिर है ये इन्होंने खुद ही एक अनाउंसमेंट की कि जनाब ये हमने कमेटी बना दी है, ये गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करेगी, फिर खुद ही उससे पीछे। असल बात ये है बट साहब कि ये इनके दिमाग में, ज़हन में एक बात बैठी हुई है, जब तक आप इनको दूसरों को चोर डाकू गालियां नहीं निकालेंगे तो आपको वोट, आपका जो इंटैक्ट नहीं रहेगा। जो अब यही बात है जिस वजह से वो डायलॉग भी नहीं चाहते वो पार्टियों के साथ। बाकी इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी फितना और बैरूनी एजेंडे के मुताबिक काम करना और ये तमाम तर बयानिया होता है। नहीं, लेकिन ये इनके भी बयान देखने ना जी, आप पहले दिन से उनके होंगे सर, मैं फॉर एग्जांपल तस्लीम करता हूँ, लेकिन आपका भी यही फिर होगा। इनका बानी चेयरमैन जो कह रहा था, वो एक तरफ आप डायलॉग शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं, ये भी तो देखे ना। फिर शहबाज शरीफ साहब आज तक कहते आ रहे हैं कि ये फितना है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, उधर डायलॉग भी चल रहा है और इधर ये भी सारा कुछ चल रहा है। तो देखिए ना जी कि वो करते क्या है, यही तो करते हैं। जब से आप ये इनकी धरने की शुरू हो जाए उससे आप देखें कि जब भी हमारे मुल्क में कभी भी कोई इवेंट होता है तो ये अपना जो है फितना लेके तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देते हैं। अब बाकी दूसरा ये बात कर रहे थे भगत साहब की, जनाब साफ सुथरा पंजाब आप ग्राउंड पे देखे, आप देखिए, अपने कैमरा मैन को साथ लेके जाए और देखिए फर्क देखे इनके बुजदार गवर्नमेंट के और मरियम नवाज शरीफ साहबा की गवर्नमेंट का। ये बिल्कुल गवर्नमेंट काम कर रही है। और बिल्कुल भी जो आप ग्राउंड पे देखे ना जी भगत साहब, देखे जरा, आपको नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड पे तो जा नहीं सकते, इतना गंदा है। और क्यों नहीं जा रहे हैं हम ग्राउंड पे, हर जगह पे जा रहे हैं। ये आप आपके पास तो लंबे बूट है ना सर, हमारे पास लंबे बूट नहीं है। आपके पास पहले बारिश वाले लंबे बूट थे, अब तो दूसरे लंबे बूट भी आप ही के पास हैं। सर वो तो बगा साहब, वो तो सर बगा साहब वो तो तब्दील हुए, पहले आपके पास थे अब उनके पास है। करके लेके गए ना, तो इन्हीं के पास थे, इन्हीं के पास। वो भी तो देखिए ना, इतने लंबे हमारे पास ब्रीफ केस भी नहीं है। अच्छा रान साहब, मरियम नवाज साहबा बहुत एक्टिव हैं पंजाब में और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लेकर तो आ रही हैं। ये जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा है सूबाई असम्बली के हवाले से, इस पे मरियम साहबा ने बड़ी जल्दी से अमल दरामद करवाया और इस पे बगा साहब और बगा साहब की पार्टी जो है वो भी खामोशी से बस नजर आई लेते हुए। क्या कहना चाहेंगे राना साहब इस पे? नहीं, ये आप देखें जी, जैसे भी हमने मुल्क चलाना है, सूबा भी चलाना है, उसके लिए ज़ाहिर जो भी बेहतर होगा वो बिल्कुल रूल लेके आएंगे और वो इंशाल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। और दूसरी बात ये कि हमारी गवर्नेंस देखें, अभी बहुत फर्क नजर आएगा आपको पहले वाले पंजाब से और अभी। वो नया पंजाब जो था, नया पाकिस्तान, उसमें और अभी में बड़ा फर्क नजर आएगा। फिर आप बात कर रहे थे ये जो असल में ये चाहते हैं, ये एक इख्तियारात की बात हो रही थी कि जी इस गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, हालांकि बिल्कुल पूरे इख्तियार है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जैसे वो कानून को, रूल को, हमारे मुल्क के आइन को सबूताज करके इनको बस गवर्नमेंट से ला के बिठा दे। ऐसा नहीं अब होगा, क्योंकि ये वैसे एक बात गुस्ताखी करना चाहता हूँ, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। वजीर आजम पाकिस्तान हर खिताब में एक नाम और बहुत बाइज्जत तरीके से लेते हैं कि इस पे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस पे तमाम तर चीज़ों पे सरे फहरिस्त हैं और उनकी काविशों से ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं, जैसे देखे ना कि जिस किस्म के वो प्रोग्राम में वो कर रहे होते हैं, वो स्पीच कर रहे होते हैं, जब आप हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके अलावा भी
एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की बेहतरी में बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ दे रही है। 26 नवंबर वाले वाक़े पे भी उन्होंने कहा कि मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उनके तवज्जो से हमने ये ऑपरेशन कामियाब किया। इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो भी होती है उसको संभालना तो हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है ना जी, तो वो उनके अंदर आती है। उन्होंने बिल्कुल साथ दिया है और बड़े अच्छे तरीके से, जैसे ये लाशों की सियासत चाहते थे वो जनाब उन्होंने नई लाशें गिरने दी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जनाब इसको खत्म किया। इनके जो फितना था एक स्टार्ट हुआ था। और दूसरी बात आप कर रहे थे केपीके गवर्नमेंट की, कि ये जो अली मीर गंडा, वो आप मान से जाके देखिए जरा केपीके में, वो पंजाबी में जैसे लुट पड़ी हुई है, लुट बकायदा लुट पड़ी हुई है उधर केपीके में, और हर बंदा सिर्फ लूटने को सूबे पे लगा हुआ है। कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दे उनका, कोई एक काम दिखा दे कि जो उन्होंने केपीके के अवाम के लिए किया हो। सिर्फ दूसरों पे तनकीद, दूसरों को गालम क्लोज के अलावा इनको कुछ नहीं आता बिल्कुल भी। या वो गुंडा वजीर आला जो है वो उधर से जनाब चलता है और वो इस्लामाबाद से आपके कैपिटल पे चढ़ाई करने के अलावा उसमें कोई एक काम बता देंगे। रान साहब ये भी इनसे जवाब लेते हैं बग्गा साहब से। रान साहब एक आपसे ये नुक्ता जान के फिर बग्गा साहब की तरफ आगे बढ़ूंगा। मरियम नवाज साहबा के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मिनिस्टर्स के, और इस पे कौमी असम्बली के ऐवान से मुलाकात नहीं कर रही मरियम साहबा, क्या वजह है? मसरूफियत के बायस या? देखिए फिर अगर कोई ऐसा कोई होता है, अगर पोलिटिकली किसी अपने वो पार्टी के जो है उसके अगर कोई उनके काम शाम होते हैं या करते हैं, फिर मीडिया पे तनकीद करता है। मल्टीपल सिटिंग पार्लियामेंटेरियन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मरियम साहबा जनाब विफाक वालों को तो मिलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंटेरियंस के तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जैसे काम कर रही है तो सूबे के लिए जो कुछ कर रही है उसमें पूरा बड़े मियां साहब आएंगे तो दूर होंगे, वैसे नहीं इंशाअल्लाह ताला। बड़े मियां साहब भी आएंगे, जब वक्त आएगा तो वो भी आएंगे, फिर दूर हो जाएंगे। वो कर भी रहे हैं, वो उनके जो है वो अपना गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट वफाक और सूबाई गवर्नमेंट, तो वो मुकम्मल उनकी गाइडेंस हासिल है और वो गाइड कर रहे हैं। और ये आप रिजल्ट देखे ना जी, रिजल्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो है ना सूबा तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी। बग्गा साहब सबसे पहले तो पार्लियामेंट में मौजूद हैं आप, आपने तनख्वाह लेने से मना किया जो इजाफा हुआ है। जब इस पर डिस्कशन हुई थी तो हमने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की थी कि इस वक्त गो के इसके मुतम्मल नहीं हो सकता। और फिर ये कि लेकिन देखिए एक बात मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि इस पार्लियामेंट में ऐसे मेंबर असेंबली मौजूद हैं who are from a humble background, from middle class background। आप मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्हें कम्यूट करना है, बहुत सारे ऐसे लोग, इट इज टफ। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग एक ऑनेस्टली और पूरी जांफशानी से वो लेजिस्लेशन करें जिसके लिए उनके हल्का के लोगों ने उनको मैंडेट दिया, हमें उनको वो मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना होगा कि वो कंफर्टेबली अपना काम कर सकें। आप अगर सिर्फ इन मेंबर्स असेंबली की कम्यूट की कॉस्ट निकालें ना, फ्रॉम एंड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू लाहौर, सर अकॉर्डिंग टू योर करंट स्टेटमेंट आप इस इजाफे में आप उसको खुशाइन करार दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि वो लोग होना चाहिए, वो लोग जो कह रहा है जिनको इसके बगैर जिनकी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, हम उनको एक काम पे लगा के उसको सीढ़ी खींच लेते हैं तो कैसे करेंगे? उन लोगों की हद तक मैं समझता हूँ कि चूंकि ज़ाहिर है किसी को स्पेसिफाई तो आप कर नहीं सकते थे, इसको जनरलाइज एक जनरल रूल बनाना था, वो बना दिया गया। मैं कहता हूँ ये इजाफा इतना डिस्टर्बिंग नहीं है अगर यही साथ तमाम लेजिस्लेटर्स ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करें। 700 गुना इजाफा अगर डिस्टर्बिंग नहीं है और आवाम को ये मशवरे देना कि आप एक रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें, एक कप चाय का पी लें, आधा पी लें, शेयर कर लें। सर बिल्कुल गलत है ये। 700 गुना इजाफा कहीं मुझे भी दिखा दें, मुझे तो नहीं नजर आया कहीं पे 7 गुना। कितने गुना इजाफा हुआ बग्गा साहब? देखिए मेरी तो अभी जो सैलरी आई है वो मेरा ख्याल पहले से भी कम आई है। मतलब पहले वो सारा हाउस रेंट में डाल के जो आता था उससे भी कम आया अभी। आई डोंट नो वो इजाफा हुआ कब इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन 700 गुना वाली बात मैं नहीं समझता कि इतनी है उसमें। उधर है कुछ ना कुछ इजाफा रीजनेबल किया होगा। अब सरप्राइजिंगली आपको बताऊं कि ये 700 गुना वाली स्टेटमेंट किसकी है? ये फिरदौस शमीम नकवी साहब की है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। मेरे ही प्रोग्राम में आप नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल है ऐसा हुआ होगा।
मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली वहाँ 700 पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बात हुई और उनकी ये उन्होंने स्टेटमेंट कोई ऐसी एवरेज निकाली होगी, बिकॉज बलूचिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। पंजाब में अभी भी उनसे बहुत कम है। इस तरह नेशनल असेंबली की, बलूचिस्तान असेंबली के पार्लियामेंटेरियन से कम तनख्वाहें थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वक्त मुल्क गो के चले, ये भी सर बेहतर हो गया। हम पहले के पीएमएलएन को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते थे, अब हम आपको भी बनाएंगे कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस आप देखिए, जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ मुख्तलिफ बात है। मैं बिल्कुल I can understand your बात point. आपने आधी सुनी। मैं ये कह रहा था कि मुल्क इसका मुतहम्मल इस सिचुएशन में नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड दिस। इस सिचुएशन में इस अमल का किया जाना इतना मुनासिब नहीं था। लेकिन जनरली ये जो सैलरीज है, अगर हम ये मुल्क बेहतर हालात में आता तो देन इट इज गुड, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन जिससे हम काम लेना चाहते हैं, उनको हमें एटलीस्ट वो मिनिमम लेवल ऑफ फैसिलिटी देना होगी जिससे वो कंफर्टेबली काम कर सकें। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमने इसको सपोर्ट दिया या हम इसको सपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, कंडीशनली कर रहे हैं। इस सिचुएशन में मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता था इसका। लेकिन भगत साहब, जिस तरह से राणा साहब कह रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट जो है वहां पे तो लुट पड़ी हुई है और पंजाब में मरियम नवाज साहबा के इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपके सामने हैं। पंजाब उभरता हुआ नजर आ रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है। और बुज़दार साहब का भी एक पंजाब था जो नया पाकिस्तान के जो है वो तनाजुर में आया था। अब एक ये पंजाब है जो साफ सुथरा पंजाब उभर रहा है। क्या कहें? आप यकीन कीजिए, मैं आपको ये अनबायस्ड ओपिनियन देता हूँ। बुज़दार साहब के दौर पर जो पंजाब था वो निस्बतन बहुत साफ सुथरा पंजाब था। अभी तो भट्टी साहब आप ऐसा करें, राणा साहब से टाइप करें। आप एज ए सैंपल, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लिए चलता हूँ आपको, ठीक है? आपको मैं गली मोहल्लों में घुमाता हूँ, मेरे पास वीडियो क्लिप आ रहे हैं। आप नहीं आ सकते, मैं आपको वीडियो क्लिप भेजता हूँ जिसको आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। लोग बेचारे मस्जिद में जाने के काबिल नहीं है अपने मोहल्लों में। सर, आप तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए हैं, मरियम साहबा के कैंडिडेट वहां से हारे हुए हैं, तो कोई और कंपैरेटिवली जहां पे जीते हुए हैं पीएमएलएन के, वहां का अहवाल क्या है? ऐसे मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मैं अर्ज करता हूँ, जहां हम जीते हैं उनके कैंडिडेट हारे हैं ना, वहां इन्होंने अपने हारे हुए लोगों को इख्तियारात दिए हुए हैं। इन्होंने वो तमाम अमला सफाई और तमाम ग्रांट्स, तमाम डेवलपमेंट फंड्स अपने हारे हुए लोगों के जरिए ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को। अब ये अलहदा बात है कि वो चूंकि हारे हुए हैं, वो अपने पूरे कर रहे हैं जो मतलब लूट मार करप्शन के अलावा उनको कोई काम नहीं है। उनको ये तो सूझ नहीं था ना कि हमने क्या करना है। वो उन्हें लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट आ गई है, अब हम पैसे पूरे करते हैं, हम जितना लूट सकते हैं लूट लेते हैं। आप अमलन देखिए तो वो एमपीएस के इलेक्शन जो हारे हैं उनके, एमएनएस के जो कैंडिडेट हारे हैं, उनको सारे इख्तियार दिए हुए हैं उन्होंने। उन्हीं से ये डेवलपमेंट की ग्रांट ले रहे हैं। उन्हीं को जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी इनके अंडर कहीं ना कहीं जहाँ आती है, उनको इंस्ट्रक्शंस यही है कि आपने इनको ओबे करना है जो हारे हुए हैं, और इनकी तमाम बातों को आपने कंप्लाई करना है। तो दैट्स हाउ इट इज। भगत साहब, ऐसे एक इनिशिएटिव बड़ा मजे का और इंटरेस्टिंगली मैं उसका जो है वो चश्मदीद गवाह भी समझ लें, इंक्रोचमेंट वाला मामला मरियम साहबा इस पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रही। पीएमएलएन के सिफारिशात मेरे सामने हो रही थी, लेकिन वहां पे एट द स्पॉट एसीडीसी मौजूद थे और वो नहीं सुनी गई सिफारिशात, मौजूदा सिटिंग पार्लियामेंटेरियन की सिफारिशात। आई एग्री विद यू, उस एक दिन सिफारिशात नहीं सुनी गई। देखिए, उस एक दिन से पहले और उस एक दिन के बाद इनका टीएमए का जो स्टाफ है, जो माफिया है, जिसकी पुष्पराही इनके अपने हारे हुए कैंडिडेट्स या जीते हुए कैंडिडेट्स कर रहे हैं, वो उस दिन बेवकूफ बनाने के लिए पूरी जिले की इंतजामिया वहां खड़ी होती है। किसी की सिफारिश नहीं सुनते हैं, उठा पटक करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। अगले दिन जाके अगले महीने का नया भत्ता लेते हैं और उसी जगह पे वही सारे स्टॉल लगे होते हैं। आप ये जो ऑपरेशन क्लियर अप है, मैंने अपने सामने इस 10 माह के टेन्योर में, 11 माह के टेन्योर में होते देखे हैं। जिस दिन होता है उस दिन सारा बाजार साफ होता है। उससे एक दिन पहले तक का भत्ता, उस एक दिन का भत्ता निकाल के अगले दिन से नए रेट तय करते हैं और उनको फिर बैठा देते हैं। आप उस दिन तो गवाह हैं। आप ऐसा कीजिए कि उस दिन के ठीक 1 माह बाद आप वहां जाके देखिए, या 1 हफ्ता के बाद जाके देख लीजिए, आपको अप्रोचमेंट बिल्कुल उसी जगह पे नजर आएगी। और वही टीएमए के जो अफसरान हैं, जो गुमाश्ते हैं, जो उनके फ्रंटमैन हैं, वो भत्ता लेके सारी रोड ब्लॉक करवा के उनको बैठाए होते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये ड्रामा है। असल में ये उठाएंगे नहीं तो फिर दोबारा बैठाने के पैसे कैसे लेंगे? नहीं, ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और एक जैसे वो बोर्ड लेके आ रहे हैं, वो एक बैनुल अक़वामी सतह वाला मामला जो है वो आप उसको खुशाइन नहीं कहते? भट्टी साहब, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में पिछले 3 दिन में ऑपरेशन किया ना पंजाब के पास 2 दिन, कल और परसों
आप ठीक है, उसके बाद मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा दूंगा कि जहां जहां से चीजें उठाई गई हैं वहीं पे रखी हुई हैं, और मैं आपको भत्ता लेते हुए लोग दिखा दूंगा, मैं रेट दिखा दूंगा। आप भगत साहब का पॉइंट है, भगत साहब की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। राणा साहब, जी आप जी किस तरह से देखते हैं ये एक जो भगत साहब जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, इस तरह के मामलात आपकी नजर से भी गुजरे हैं? कुछ इस हवाले से भी मरियम साहबा को आगाही दी गई है कि नहीं? बिल्कुल। ये मरियम साहबा एक जो सबसे अच्छा उनका इनिशिएटिव है ना जी, वो ये कि हर वो डिस्ट्रिक्ट की हर वो अपने थ्रू अपनी टीमें बनाई हैं जिनसे वो उनकी सर्वे करवाती हैं और उनकी रिपोर्ट्स ले रही हैं। और सिर्फ ये इंक्रोचमेंट ही नहीं, आप किसी भी चीज ट्रांसफर पोस्टिंग में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। फिर उसके अलावा जो है ये अब जितनी भी उन्होंने ये स्कीमें, ट्रैक्टर स्कीम चली है पिछले दिनों, ये घर के लिए वो निचले तबके को लोन दिए गए हैं, और उसके अलावा जो भी ये प्योरली बिल्कुल मेरिट पे सारा कुछ हुआ है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने बिल्कुल भी। अच्छा और उसके राणा साहब, अलावा वैसे इत्तफाकन एक बात आपके सामने होता है। शेयर करना चाहूंगा। मेरे ही प्रोग्राम में तारिक महमूद बाजवा साहब थे। छोटी सी जो सबसे बड़ा इन्होंने जो एक कदम उठाया है जो पंजाब में, ये हम सियासतदानों पे एक आपको अंदाजा होगा कि एक वो 10% का जो एक लगता था लेवल था, ये आप कोई भी नहीं कर रहा मीडिया बात इस पे कि उन्होंने ये तारीख में पहली दफा ई टेंडरिंग हो रहा है। ई टेंडरिंग जितने डेवलपमेंट स्कीमें हैं, कोई भी आपको कहीं भी किसी एमपीए एमएनए के कहने पे किसी ठेकेदार को कोई स्कीम नहीं दी गई बिल्कुल भी, और ये मुकम्मल ई टेंडरिंग हुई है और ये अवाम के सामने हुई है सारा कुछ। उसके अलावा ये बिल्कुल जो है ना जी, ये सरकारी महकमों में जैसे होता है, फिर आपको आप निचले राणा साहब, लेवल से लेके ऊपर ये तक बहुत लंबा और खास है, इसकी कुछ चीजें हमारे साथ मौजूद है हमारे पास, तो इस पे एक अलग से टॉप जो है वो प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है, तो इंशाल्लाह उस पे आपको भी जरूर कंसीडर करेंगे। राणा साहब, दूसरी मैं ये गुजारिश ये कर रहा था कि इत्तफाकन तारिक महमूद बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से ये कहा गया, आपके इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने कहा जी किसान कार्ड जो मरियम साहबा के हवाले से दिया जा रहा है, किसान कार्ड पे खाद की बोरी जो है वो महंगी मिल रही है आम रेट से। 1300 रुपए का फर्क था किसान कार्ड पे महंगी और वैसे दुकान से सस्ती। ये क्या माजरा है? नहीं, वैसे दुकान से जो सस्ती वाली तो बात खैर आप छोड़ दे, जैसे हमारे वो बस होता है कारोबारी हजरात, वो तो उनको अपने प्रॉफिट से होता है, लेकिन फिर भी ये किसान कार्ड के जो है कंट्रोल रेट पे मिल रही है। शायद उनके हल्का में किसी एक दो जगहों पे ऐसा कोई वाकया हो गया हो तो कह नहीं सकते। बाकी जो है ना जी, वो बरल ओवरऑल जो है ये किसान कार्ड बेहतरीन कदम, और ये कि इसमें किसान का काफी फायदा भी नजर आ रहा है। एक आप देखिए ना जी, जो असल जो एक है वो माफिया जो किसानों को ये आड़ती माफिया चलती है, इसके चुंगल से निकलने में के लिए ये बड़ा अच्छा कदम है कि जो उसको जो है ना जी, वो आप किसान अपने पैरों पे खुद खड़ा हो रहा है और खुद जनाब वो अपनी मर्जी से चीजें खरीद रहा है। किसी को आपको अंदाजा नहीं है कि ये किसानों को कितने महंगे रेटों में पहले मिलती थी। ये जो होता है कि आप कैश पे लें तो और बात होती है, आप जैसे किसान की होती है जरूरत होती है। राणा साहब, अभी भी किसानों को शुगर मिल से किस्तों पे पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल वो बता रहा हूं, खान साहब के दौर में डायरेक्टली अकाउंट में पैसे जाया करते थे। ये बात भी ऐसे तो श्योर थी। कुछ जगहों पे बिल्कुल शिकायत तो है कि जो है ना जी ऐसे हो रहा है बिल्कुल, लेकिन वही बात के जो कारोबारी हमारी जो है तबका, वो फिर आपको पता है अभी कुछ कोताहियां हैं, आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं राणा साहब? नहीं, आप ये देखिए ना जी भट्टी साहब, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि अभी 1 साल भी गवर्नमेंट को नहीं हुआ। आपको याद होगा कि हमारे जनाब खान साहब भी और सारे ये कहते होते थे कि अभी हमारे पास जादू की छड़ी है कि हम 1 साल में ठीक कर लें, लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद आप देखिए कि कितने बड़े बड़े काम हो चुके हैं पंजाब, और इंशाअल्लाह ताला जब 5 साल मुकम्मल करेगी गवर्नमेंट तो फिर आप पंजाब की हालत देखिएगा। ठीक। अच्छा भगत साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? वो ऐड अप कर दें और साथ में एक जी भगत साहब, मैं देखें ये कह रहे हैं कि हमने 1 साल, हालांकि 1 साल ज्यादा नहीं होता, हमने बड़े बड़े काम कर दिए। यहाँ मैं इनसे मुत्तफिक हूँ, इन्होंने बड़े काम किए हैं। इन्होंने पहले साल में किसान की इस तरह से कमर तोड़ी है कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। किसान जिसने बड़ी मेहनत से उसको इंकरेज किया गया कि आप गंदम उगाएं, जब उसने गंदम उगाई तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने $1 अरब की गंदम
घटिया सब स्टैंडर्ड सर वो गंदम तो इंपोर्ट इंटरिम की। गवर्नमेंट थी ना और सर, जिस तरह से इनका तो कसूर थोड़ी है वो। नो 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 सर, नो देखिए गड्डी साहब इस बाजार में गवर्नमेंट चेक ने करें, रोटी का रेट देखें, यही आटे का लोग ना, रेट चेक करें जरा। देखिए इन्हीं की गवर्नमेंट फिर थी, आपने कहना था कि ये इन्हीं के रोटी जो महंगी मिनिस्टर हो थे, गई, इन्हीं आटा के लोग महंगा हो इन्वॉल्व थे गया। उसमें। आज भी वो इन्हीं की गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो जिन अच्छा। लोगों ने की वो सारे इन्हीं की गवर्नमेंट का हिस्सा है ठीक ठीक। और उसको ये कवर दे रहे हैं अभी भी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि गंदम का जब मंगवाने का फैसला हुआ और जब गंदम पहुंची, अगर आप उस टाइम पीरियड का एनालिसिस कर लें तो इतनी देर में गंदम पहुंच नहीं सकती। गंदम के जो शिप्स हैं वो 75% अपना रास्ता तय करके लॉन्च कर दिए गए, इधर से टेंडर किया गया, दे दिया गया और गंदम फौरन पहुंची और उतार ली गई। और वो सब स्टैंडर्ड गंदम जो शायद जानवर भी खाना पसंद ना करें, $1 अरब। अच्छा, फिर वो जो हमारा किसान था जिसने गंदम उगाई थी, उससे गंदम लेने को गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। हमने उनको कहा यार चलो आपने ये करप्शन कर लिया, आपने कोई 40-50 करोड़ डॉलर का टीका या 60-70 करोड़ का टीका लगा दिया डॉलर्स का एक साल में। अब आप एक मेहरबानी करें, आपने जो किसान के लिए एक बेनिफिट पैकेज का ऐलान किया, उसमें से हम फलां चीज आप कल्मिनेट करके इनको इन पैसों से इनकी वो गंदम उठा लें और वो गंदम उठा के आपने जो सब्सिडाइज रेट पे देना था मिलों को आप दें और उसको लोगों को फैसिलिटेट करें उस पर। कम से कम किसान मारा तो नहीं जाएगा। इन जालिमों ने किसान के पास तो गंदम रखने की जगह भी नहीं होती, इन्होंने उससे खरीदने का प्रोसेस ही बना ही नहीं उनको दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने बेचारों ने मजबूरन सस्ते दामों वो गंदम, जब सस्ते दामों में गंदम बेची तो इन्हीं के फंडमैन ने वो सारी गंदम खरीद ली और बाद में महंगे दामों खुद गवर्नमेंट ने भी उठा ली और लोगों को भी महंगे दामों बेची इन्होंने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, किसान इतना डिमोरलाइज हुआ कि उन्होंने नेक्स्ट ईयर गंदम का, हमें लग रहा था कि क्राइसिस आएगा, हमें कुरान होगा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कंपलसरीली करनी पड़ेगी। पहले तो फॉर करप्शन इंपोर्ट की थी। अच्छा, जब वो किसान डिसहार्ट हुआ, अब इन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भेज के किसानों को पुश करना शुरू कर दिया कि आप गंदम उगाएं, प्रॉपर कैंपेन्स करवाई गई, बिल्कुल। उनको पुश किया गया कि अब आप गंदम उगाएं। उन्होंने कहा यार हम क्यों, हमारे साथ जो हुआ है क्या इसके बाद हमारे पास कोई जवाब ऐसा रह जाता है कि हम करें। फिर आप गन्ने में आपने खुद इनको बता दिया कि जिस तरह से पेमेंट्स हो रही है उनको स्लील करके, और जबकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मिल ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो अपना माल बना रहे हैं, इन्हीं के फ्रंटमैन है सारी मोस्टली शुगर इंडस्ट्री यही ओन करते हैं। भगत साहब टाइम चूंकि खत्म हो गया, आखिर में आपसे जो शुगर इंडस्ट्री में पीटीआई में थे उनको भी ले गए, लगा कि यार ये तो हमारे लोग हैं, ये गलत चले गए ले गए अपने वो उन्हीं से आपने लिए थे भगत साहब, उस टाइम भी वो वैसे ही थे। कुछ टाइम फिर आपने पहुंची वहीं पे फॉर द स्टैंडिंग पोजीशन उनको यूटिलाइज किया, आफ्टर दैट फिर वो उधर चले गए वापस। अच्छा भगत साहब, टाइम चूंकि खत्म हो गया, आखिर में आपसे और राणा साहब से जानना चाहूंगा, हम आवाम के लिए क्या हुक्म है, कितना मजीद सब्र करना पड़ेगा, कितना मजीद जो है वो इंतजार करना पड़ेगा? भगत साहब आपसे। मुझे इजाजत है पहले राणा साहब बात में। जी भगत साहब। अच्छा बिल्कुल, बहुत लंबा इंतजार नहीं है। पूरी अवाम का जो महबूब तरीन और मकबूल तरीन लीडर है वो अवाम में होगा और हम अपना खोया हुआ मैंडेट इनसे छीन के वापस लेंगे और अवाम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक एक हुकूमत बनाएंगे और अवाम की फलाह के लिए जब उसको चलाएंगे। ठीक, राणा साहब आप बता दें कि कितना मजीद हम आवाम को इंतजार करना पड़ेगा कि मुल्क की मईशत तो बेहतर हो जाए, साथ में अवामी रोटी भी सस्ती हो जाए, अवाम का आटा भी सस्ता हो जाए, अवाम की तनख्वाहें भी बढ़ जाएं और अवाम। आप देखिए, ये अभी तो बात हो रही थी, बग्गा साहब बात कर रहे थे कि किसान की, और एक बात मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। रन साहब टाइम चूंकि खत्म हो गया, सम अप करते हुए बताइएगा। ये नुकसान किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखें कि अभी रोटी का रेट, आटे का रेट देखिए, आए दिन मीडिया पे खबरें सुनते होते थे कि ये रेट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लेकिन अभी ये देखें कि कितने मजदूर इससे फायदा उठा रहे हैं। रन साहब अभी भी कुव्वत खरीद से बाहर है अभी भी पाकिस्तान के अवाम के। लेकिन पहले से आप देखें ना जी, मैं बट साहब के पहले से रोटी का रेट तो कम हुआ है कि नहीं, आटे का रेट तो कम हुआ है कि नहीं, और बाकी अशिया जरूरिया जो है उनके रेट काफी नीचे आए। सर आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, आखिर में कितना मजीद इंतजार और करना पड़ेगा, कब तक आधी रोटी खानी पड़ेगी? जैसे आपके सीनियर रहनुमा कहा करते थे कि आधी खा लें। आधी रोटी तो खैर अभी भी खानी नहीं पड़ रही है, इंशाल्लाह ताला ये पूरी रोटी आवाम खा रही है और पूरी ही खाएगी, इससे ज्यादा भी खाएगी बहुत जल्द। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रन साहब जो आधी खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा रहे, ये एक प्रोपोगंडा होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो बस मनफी सोच है हमारे जो मुल्क में काम कर रही है, जो समझती है कि ऐसे प्रोपोगंडा करेंगे कि शायद हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। ये अवाम ने भी देख लिया है, हमारे मुख्तदर हल्कों ने भी देख लिया कि ये मुल्क दुश्मन है,
ये मुल्क की दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसलिए ये इनका दोबारा ना तो उनका महबूब मैं बड़ी साहब एक कभी शेर भी आएगा, सुनाना चाहूंगा आपको ना आपके उसके सवाल आगे के का जवाब कोई में। चांस नजर आ रहा है। अगर आपने- आप मुल्क को चलाना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर इनका रास्ता रोकना होगा। ठीक ठीक है जी। भगत साहब आखिर में। आपने इनसे पूछा कि कितना इंतजार करना होगा इनके दौरे हुकूमत में, तो मुझे वो शेर याद आ गया कि मैं इंतजार करूंगा तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो हो गया है ना और जी, तू आए। देखिए ना जी, जिस तो लेवल पे चल पड़ा इनका है मुल्क, प्रॉब्लम ये था कि जब ये स्मोक बहुत थी ना जल्द सर, तो इन्होंने स्मोक का जो सबसे मौसर कदम उठाया स्मोक को खत्म करने के लिए, वही दो बातें थी। बारबेक्यू, वही तो एक तो इनका दुआ स्मार्ट करें लॉकडाउन। कि अल्लाह बारिश करे, और दूसरा इन्होंने कहा कि दुआ करें हवा मगरिब से मशरिक की समझ चले। तो इस तरह से स्मोक के जो ठीक है भगत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राना मुमताज महमूद मून खान साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद थे। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल भी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी यही उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये मुल्क की मफाद के लिए अच्छे नहीं साबित हुए। इन्होंने अपने तमाम तर एतबार में पाकिस्तान को लूटा। दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी यही कहती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, ये फितना है, ये फसाद है, बैनुल अक़वामी एजेंडों पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ आवाम को यह भी चेहरा मिलता है कि मुज़ाकराती अमल चल रहा है पाकिस्तान के मफाद के लिए, मुल्क की मफाद के लिए। हम चोर, डाकू, लुटेरे, फितना, फसाद, मुल्क दुश्मन एजेंडा सब मिलकर इन अवाम के लिए बैठने लगे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम बैठे, लेकिन हम इन अवाम के लिए बैठ रहे हैं, हम मुल्क की मफाद के लिए बैठ रहे हैं, हम मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए बैठ रहे हैं। लेकिन इसके नताइज जो हैं, उसके फवायद जो हैं, वो पाकिस्तान के अवाम को मिलते हुए नजर नहीं आते। वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे की मद में नजर आते हैं, या फिर वो इनके जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं उनके लिए बिजली महंगी में नजर आते हैं, उनके लिए पेट्रोल महंगे में नजर आते हैं, उनके लिए गैस महंगी में नजर आते हैं, उनके लिए जो है वो उनके घर की रोटी पूरी ना होने में नजर आते हैं। अब इस पे मजीद फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।